आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के ऊपर चर्चा करेंगे। अपने पिछली 2 कक्षाओं में भी हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों और उसके असफल होने के कारणों पर चर्चा की। मतलब 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ और तात्कालिक तौर पर इसके असफल होने के पीछे क्या क्या कारण थे, इन पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग इस विद्रोह के स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के ऊपर प्रकाश डालें, इस तरह के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए पार्ट 3 के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। मतलब दोनों कक्षाओं में यह पढ़ाया जाता है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में यह बीए और एमए दोनों सिलेबसों में शामिल है। तो हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसके स्वरूप के बारे में क्या कहा है। मतलब 1857 के विद्रोह को उन्होंने अपने नज़रिए से देखने का जो प्रयास किया है, तो किस रूप में इसे देखा है। 1857 को उन लोगों ने, उन इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या किस प्रकार की घटना के की है। किसी भी इतिहास में किसी भी घटना को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। हर इतिहासकार के किसी भी घटना के विश्लेषण करने का, व्याख्या करने का अपना तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है। और यहीं पर इतिहासकार का व्यक्तिगत मत हावी हो जाता है, जो सर्वमान्य मत को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध होता है। तो जो इतिहास में विभिन्न प्रकार के मत आए और विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह की व्याख्या की, तो उन पर हम लोग एक चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस रूप में इस विद्रोह को देखा। सवाल प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से आते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप पर प्रकाश डालें, या 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करें, या उसके स्वरूप पर चर्चा करें। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपने इस कक्षा में इस पर चर्चा करते हैं। यह विद्रोह जो है वह देसी राज्यों, देसी ज़मींदारों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, वंचित, शोषित और वंचित जनता के द्वारा, बेरोजगार जनता के द्वारा, आर्थिक नीतियों से मार खाई हुई जनता के द्वारा, प्रताड़ित शक्ति के खिलाफ एक प्रयास था। जो लोग अंग्रेजी सत्ता से प्रताड़ित थे, वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए इस विद्रोह में हिस्सा लिए थे। तो इस विद्रोह की व्याख्या करने वाले इतिहासकारों में भी अलग अलग वर्ग के इतिहासकार हैं, जिसमें कुछ अंग्रेजी इतिहासकार हैं, कुछ यूरोपीय इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से प्रभावित इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी लेखन से प्रभावित इतिहासकार हैं। तो इन सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है। पहला मत जो सामने आता है वह इसके सैनिक स्वरूप की चर्चा करता है। जैसे लॉरेंस सिले आदि कहते हैं कि यह पूरी तरह सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें भारतीय सेना ने सैनिक अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था। यह विद्रोह सैनिक असंतोष से उपजा हुआ था। मतलब वो मानते हैं कि इस विद्रोह में आम जनता की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि विद्रोह की शुरुआत ही सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। वास्तव में सही बात भी यही है कि इस विद्रोह की शुरुआत सेना के कुछ लोगों के द्वारा ही किया गया था। ख़ासतौर पर बैरकपुर, बहरामपुर, बैरकपुर और मेरठ छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी, और चर्बी लगे हुए कारतूस के इस्तेमाल के खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और धीरे धीरे यह एक कारण अनेक कारणों के रूप में बदलता गया। इस एक कारण के पीछे जो अनेक कारण थे वो सामने आते गए, और वे सारे कारण इस विद्रोह में जुटते गए। तो इन इतिहासकारों का यह कहना तो सही है
कि इसकी शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन अगर इसे ऐसा माना जाए कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, तो उन स्थानीय जनताओं का, उन जमींदारों का, उन राजाओं का नेतृत्व या उनका योगदान भुला देने जैसा होगा, जो उन्होंने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी, लेकिन यह तेज़ी से भारत के अनेक हिस्सों में फैला और सामान्य जनता भी इसमें शामिल हुई। शोषित और वंचित जनता का अच्छा खासा प्रभाव इस विद्रोह में था, विद्रोहियों के रूप में था, और इस विद्रोहियों में केवल सैनिक वर्ग ही नहीं था। तो ये जो लॉरेंस सीले वगैरह देखते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया। यह अपने आप में एक अधूरा मत है, क्योंकि अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो ऐसा होगा, इस तरह के तथ्य सामने आएंगे कि उस समय अंग्रेजी सेना में जितने भी भारतीय सैनिक थे, उन सारे सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया और भारतीयों का साथ दिया। लेकिन वास्तविकता इसकी उलट है। कुछ एक सैनिकों ने, कुछ एक टुकड़ियों ने भारतीयों का साथ दिया, और वो भी क्षेत्रीय आधार पर सैनिकों का गुट विद्रोहियों के साथ, या क्षेत्रीय आधार पर सैनिकों का गुट अंग्रेजी शक्तियों के साथ शामिल था। पंजाब वगैरह जैसे बड़े हिस्सों में दक्षिण भारत के अनेक रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों का साथ दिया इस विद्रोह को कुचलने के लिए। तो अगर यह सैनिक विद्रोह हो तो इसमें बड़ी भागीदारी उन लोगों की है जो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजी सैनिकों के साथ लड़े। दूसरा, इतिहासकार इसे एक धर्म के रूप में देखते हैं, इस लड़ाई को एक धर्म युद्ध के रूप में देखते हैं, जिसमें रिज मानते हैं कि यह एक धर्म युद्ध था जो ईसाई धर्म के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा किया गया था। उन्हें लगता है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, या हिंदू धर्म की आलोचना की गई थी, या मुस्लिम धर्म की आलोचना की गई थी, और ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास किया गया था, उसी के खिलाफ, उसी सामाजिक विभेद के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया था। और यह 1857 जो है वो एक तरफ ईसाई और दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। अनेक भारतीयों ने अंग्रेज़ों का भी साथ दिया, और धार्मिक आधार पर कहीं भी युद्ध नहीं लड़े गए। गाय और सूअर की चर्बी संबंधी मत के आधार पर अगर यह कहा जाए कि यह धार्मिक पहचान के आधार पर लड़ा गया तो यह गलत था। यह ज़रूर है कि गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल ने सैनिकों को धार्मिक रूप से असंतुष्ट कर दिया, लेकिन आगे विद्रोह में यह मुद्दा नहीं रहा। अगर केवल यही मुद्दा रहता तो अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा यह कहकर इसे शांत करा दिया जा सकता था कि आगे कारतूसों में चर्बी का इस्तेमाल नहीं होगा, या चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए यह कहना कि यह धर्म युद्ध था, यह विद्रोह की व्यापकता या विद्रोह की महानता से अपने आप को मुंह मोड़ने जैसा होगा। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखा है, जैसे आउट्रम एवं टेलर ने इसे एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, और कहा कि यह हिंदू मुसलमानों के द्वारा मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। लेकिन यह विचार भी गलत साबित होता है, क्योंकि अनेक ऐसे भारतीय शासक वर्ग के लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जैसे हैदराबाद के निज़ाम जो मुसलमान थे, जोधपुर के महाराज, पंजाब के सिख सरदार, या सिंधिया मराठे। तो इस तरह यह केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि अनेक हिंदू और मुसलमान राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसलिए इसे धर्म युद्ध कहना या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना गलत होगा। कुछ इतिहासकार जो अपने आप को निर्जातीय रूप से, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ मानते थे, वो इसे एक सभ्यता की लड़ाई मानते हैं। वो बर्बरता और सभ्यता के लड़ाई के रूप में इसे देखते हैं। उनका मानना है कि यह पश्चिमी लोग जो थे, जो यूरोपीय लोग थे,
वो सभ्य थे और देसी लोग जो थे वो असभ्य और बर्बर थे। तो इन दो सभ्यताओं के बीच यह लड़ाई थी। यह मानना कहीं से उचित नहीं है कि उस समय में जो पूरे भारत थे वो असभ्य थे या यहाँ सभ्यता का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, बल्कि अनेक यूरोपीय भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे और भारतीय इतिहास से प्रेरित होकर उन लोगों ने पुराने भारतीय ग्रंथों की खोज भी की और उस पर काफ़ी काम भी किया। तो यह मत भी सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध भी एक गलत बात है। कुछ लोग इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप वाले मानते हैं। पुनर्स्थापनावादी स्वरूप का मतलब हुआ कि फिर से पुराने स्वरूप में लौटना। उनके अनुसार यह सत्ता खो चुके लोगों ने अपने सत्ता को पुनः पाने के लिए, पुरानी व्यवस्था पुनः कायम करने के लिए, दिल्ली दरबार को पुनः स्थापित करने के लिए, मुग़ल सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए, अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए, अपनी प्रथाओं को बनाए रखने के लिए यह विद्रोह किया था। और उनका अंतिम लक्ष्य था कि अंग्रेज़ों को हटाकर अपनी पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर लेना। लेकिन यह इस मत को मान लेने में भी पूरी तरह दुविधा है, क्योंकि कोई भी सत्ता, संस्था या संस्कृति या सभ्यता अग्रगामी सोच के साथ चलती है और समय के अनुरूप अपने आप में बदलाव लाती है। इसीलिए इसे केवल एक पुरातन पंथी या पुनर्स्थापनावादी स्वरूप में बांधना इसकी महानता को छोटा करके, इस विद्रोह की महानता को छोटा करके देखने के समान होगा। आर्थिक इतिहासकार ने, खासकर जो मार्क्सवादी लेखन से ज़्यादा प्रभावित हैं, उन्होंने इस विद्रोह को एक किसान विद्रोह के रूप में देखा है। उनका मानना है कि इस विद्रोह का मूल कारण जो था वो आर्थिक था और आर्थिक असंतोष ही इस विद्रोह को पैदा किया था। इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा भूमिका किसानों की थी, जो अपने ज़मीन से हाथ धो बैठे थे, जो अपने खेती से हाथ धो बैठे थे, जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का शोषण का गंभीर रूप से शिकार हुए थे। इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसान के असंतोष का शिकार तब ज़मींदार बनते हैं, क्योंकि ज़मींदार के माध्यम से ही अंग्रेज़ों ने किसानों का शोषण किया था। लेकिन किसान जब विद्रोह कर रहे थे तो उन्होंने ज़मींदारियों पर प्रहार तो किया ही, लेकिन साथ साथ उनका निशाना अंग्रेज़ी हुकूमत भी थी। उन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता को उखाड़ फेंकने के नियत से यह विद्रोह किया था। तो अगर इसे केवल किसान विद्रोह के रूप में देखा जाए तो अनेक ऐसे सिपाही थे, अनेक ऐसे रजवाड़े थे, अनेक ऐसे ज़मींदार थे जो किसान नहीं थे या उनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उनका लक्ष्य था यहाँ से अंग्रेज़ी सत्ता को हटाना और देसी राज्यों की सत्ता को स्थापित करना। वे सरकार के शोषणकारी स्वरूप को पहचान रहे थे। तो इसे केवल एक किसान विद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि इस विद्रोह में किसानों की भी भूमिका रही, किसान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन केवल वो आर्थिक कारणों से ही रुष्ट नहीं थे, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। केवल आर्थिक आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर इस विद्रोह की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अंत में दो प्रभावशाली गुट बचते हैं जो इसे इस विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा करते हुए अंत में इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इस विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। यह विद्रोह जिस तरह
हुआ और जिस तेज़ी के साथ फैला उसके पीछे कोई एक घटना जिम्मेवार नहीं थी। अगर कोई एक कारण जिम्मेवार होता तो विद्रोह का इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और न ही यह अपने इतना ज़्यादा तीव्र होता, बल्कि इसी विद्रोह के पीछे अनेक कारण थे। स्वयं उस समय इंग्लैंड के शीर्ष नेता डिज़ायरली ने भी स्वीकार किया। उसी तरह बीडी सावरकर और अशोक मेहता ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना। इन लोगों का कहना था कि इस विद्रोह का प्रधान उद्देश्य जो था वो तात्कालिक रूप से राहत नहीं पाना था, बल्कि इस विद्रोह का जो मूल उद्देश्य था वह अंग्रेजी सत्ता को हटाकर पुनः अपनी सत्ता स्थापित करना था। मतलब भारतीयों की सत्ता स्थापित करना था। अंग्रेजी बाहरी थे, यूरोपीय थे, यूरोप से व्यापार के लिए आए थे और धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित कर लिया। और जब विद्रोह हुआ तो हर जगह विद्रोहियों का उद्देश्य यही था कि विदेशी सत्ता की समाप्ति। उन लोगों ने जहाँ भी उन लोगों का कब्जा हुआ वो विदेशी सत्ता को, विदेशी प्रशासन को समाप्त करके देसी प्रशासन की नींव रखी, देसी प्रशासन के तहत कामकाज शुरू किया, विदेशी प्रशासन को समाप्त कर दिया। तो अपने इस स्वरूप के कारण ये इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखते हैं। इनका दूसरा तर्क यह है कि यह विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं था और सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फैलाव के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर इस विद्रोह की गूंज सुनाई नहीं दी होगी। या भारत के तत्कालीन सामाजिक वर्ग में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो इससे अछूता रह गया था। हो सकता है उसकी संख्या कम या ज़्यादा हो, लेकिन सभी वर्गों ने, सभी क्षेत्रों ने इस विद्रोह में अपना योगदान दिया और यही इसके राष्ट्रीय स्वरूप को निर्धारित करता है। इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह बताता है। इस विद्रोह में कहीं भी धार्मिक आधार पर हिंसा नहीं हुई, न ही दंगे हुए, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों कौम ने मिलकर हिस्सा लिया। उनका उद्देश्य एक समान था, विदेशी सत्ता की समाप्ति। तो अपने इस स्वरूप के कारण भी वे मानते हैं कि इसका स्वरूप पूरी तरह राष्ट्रीय था, यह राष्ट्रीयता के पर आधारित था। भले ही राष्ट्रीय भावना का विकास जो आधुनिक समय में हम लोग राष्ट्रीयता को लेते हैं, राष्ट्रीय संदर्भ को लेते हैं, वह संदर्भ विकसित नहीं हो पाया था, लेकिन अपने फैलाव में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में यह राष्ट्रीयता के तत्वों को लिए हुए था। इसका उद्देश्य ही था एक नए राष्ट्र का निर्माण करना जो भारतीयों के द्वारा संचालित हो और विदेशी सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकना। पुरानी सत्ता जो भारत की सत्ता थी, जो भारत की सरकार थी या भारत के सम्राट के रूप में मुगल सत्ता का सम्मान था, उस सत्ता को फिर से स्थापित करना। तो यह किसी गुट में बंटकर या आपस में विभिन्न भागों में बंटकर, मतलब विभिन्न जातियों में बंटकर नहीं लड़ा गया, बल्कि एकता के धागे में बंधकर, एक सूत्रबद्ध होकर एक समान लक्ष्य के साथ बंधा गया। लेकिन इस व्याख्या में भी जो इन्होंने व्याख्या की, इसमें भी कुछ ऐसे दुविधा हैं जो इसके राष्ट्रीय स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब हम यह बात कहते हैं कि इसकी उपस्थिति भारत के सभी क्षेत्रों में थी, तो इसके साथ साथ यह भी तथ्य सामने आता है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी थे जो यह विद्रोह से अछूते रह गए या उन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया। जब हम यह कहते हैं कि इसमें सभी भारतीय वर्गों की उपस्थिति, कमोबेश उपस्थिति थी, लेकिन धनाढ्य वर्ग या शिक्षित मध्यम वर्ग या भारत के उस तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था के उच्च वर्ग में अनेक ऐसे वर्ग थे, अनेक ऐसे ज़मींदार थे जो या तो अंग्रेजी सरकार के सत्ता परिवर्तन से अप्रभावित रहे थे या अंग्रेजी सरकार से प्रभावित हो रहे थे, सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे थे, या उन्हें सत्ता बदलने का, अंग्रेजी
सत्ता के स्थापित होने के कारण लाभ हो रहा था, उन सारे वर्गों ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। जहाँ तक हुआ उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया और सब विद्रोह के कुचलने में अंग्रेज़ों को सहायता दी। भले ही जातीय और धार्मिक विभेद उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन दक्षिण भारत में जब देखें तो हैदराबाद के मुसलमान मराठों से नफरत करने के कारण या होलकर और सिंधिया अंग्रेजी सत्ता का समर्थन पाकर निजाम और मराठों के प्रभाव को कम करने के कारण लड़ रहे थे, या उन्हें उभरने से रोकने के लिए लड़ रहे थे कि पुनः उनका उभार नहीं हो या अपने क्षेत्र में वो शक्तिशाली बने रहें। तो इस प्रकार अलग अलग प्रवृत्ति विद्यमान थी, अलग अलग स्वरूप लिए हुए, क्षेत्रीयता लिए हुए इस विद्रोह में इस विद्रोह में अलग अलग स्वरूप, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रवृत्ति के आधार पर इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। किंतु यह भी तथ्य सही है कि राष्ट्रीयता के अवधारणा के विकास में इसने एक प्रेरक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे इतिहासकारों ने, स्वाधीनता सेनानियों ने, जिसमें सावरकर या डॉक्टर सेन आदि प्रमुख हैं, ये लोग इसे एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा है। इनका तर्क है कि यह संघर्ष जो था, यह स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष छेड़ दें तो यह स्थिति स्वाधीनता संग्राम की ही हो सकती है, और इसी रूप में इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जा सकता है। यहाँ विद्रोहियों और जनसाधारणों का लक्ष्य जो था वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। अगर विद्रोहियों में देशभक्ति की भावना नहीं होती तो अंग्रेज़ों के लिए इतना बड़ा प्रलय उपस्थित नहीं होता। अगर वे सत्ता पलट देने के भावनाओं से लड़ाई नहीं लड़ते या यह विद्रोह का मूल उद्देश्य सत्ता परिवर्तन न होता तो अंग्रेज़ों को इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। तब वो इस विद्रोह को स्थानीय असंतोष या स्थानीय शासकों के प्रति असंतोष के रूप में देख सकती थी, लेकिन यह एक स्वाधीनता संग्राम के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लड़ा जा रहा था। इसीलिए अंग्रेज़ों को इतनी ज़्यादा चिंता हुई, और बाद की घटनाओं ने भी 1857 के विद्रोह के असफल हो गया, लेकिन उसके बाद की घटनाओं ने भी राष्ट्रीयता के उभार के तथ्य के विश्लेषण के क्रम में जब हम देखते हैं तो अंग्रेज़ों की आशंका पूरी तरह सही साबित हुई कि इस विद्रोह ने देश में राष्ट्रीयता की भावना को प्रचार प्रसार करने में, देशभक्ति की भावना को जगाने में, अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष को बढ़ाने में, विदेशी शासक के प्रति असंतोष भाव विकसित करने में बाद में जो अपनी महती भूमिका अदा की, उस रूप में इसे भारत के एक स्वाधीनता संग्राम के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। तात्कालिक तौर पर यह विद्रोह असफल रहा था, लेकिन अपने स्वरूप में यह विद्रोह स्वाधीनता संग्राम को समेटे हुए था, स्वाधीनता का पुट लिए हुए था, देशभक्ति का पुट लिए हुए था, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीयता के जागरण में, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के चलाने के क्रम में एक प्रभावी प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया। और इसी कारण इतिहासकारों का एक वर्ग इसे स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप के रूप में भी देखता है। तो अलग अलग मतों के आधार पर हम लोग के सामने जो निष्कर्ष सामने आते हैं, उसमें कुछ मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसे इसे धर्मयुद्ध या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसान विद्रोह, सैनिक विद्रोह के रूप में सीमित रूप में हम मान सकते हैं कि इन लोगों ने अपने दुर्व्यवस्था पर, अपनी अवस्था पर असंतोष करते हुए विद्रोहियों का साथ दिया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में या स्वाधीनता संग्राम के, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप के रूप में भी इस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि इस आंदोलन का, इस क्रांति का स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय चरित्र का था, और अपने उद्देश्य में यह भारत में देशी सत्ता की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ था। इस स्वरूप में भी हम इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ यह बात भी
ध्यान में रखनी होगी कि स्वाधीनता संग्राम के रूप में या राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत का पूरा सभी वर्ग, सभी तबका इसमें शामिल नहीं हुआ था, बल्कि कुछ एक लोग, कुछ एक वर्ग, कुछ एक क्षेत्र इसमें शामिल हुए थे। और वहीं से धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी यह भावना फैलती गई जो क्षेत्र अछूते रह गए थे या तभी 1857 के विद्रोह के समय जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, इस राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। तो आज की चर्चा में हम लोग इसके स्वरूप पर चर्चा किए। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल 1857 के विद्रोह का परिणाम बच जाता है, तो हम लोग अपने अगले चर्चा कक्षा में इस पर पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।